तारीख 14 मई 2006। जगह थी महाराष्ट्र का फेमस हिल स्टेशन लोनावला, जो अपनी खूबसूरत वादियों और आलीशान बंगलों के लिए शुमार है। उन्हीं बंगलों में एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी कैप्टन मनमोहन सिंह वीरदी भी अकेले रहते थे। वे खुश मिजाज और रसूखदार शख्सियत थे, लेकिन उस दिन एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। उस दिन सुबह जब उनके बंगले का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर होश उड़ा देने वाला था। कैप्टन वीरदी की लाश खून से लथपथ थी। पुलिस को शुरुआत में ये मामला एक ब्लाइंड मर्डर केस लगा, यानी हत्या हुई थी, लेकिन किसने की, इसके पीछे कौन था और आखिर हत्या की वजह क्या थी। क्योंकि हत्यारों ने जान नहीं ली बल्कि कत्ल को शातिराना अंदाज में अंजाम दिया था कि पुलिस को कोई सुराग न मिले। जांच आगे बढ़ी तो इस हत्याकांड के पीछे एक के बाद एक कई परतें खुलती गई, जिसमें पड़ोसी होने से शुरू हुई जान पहचान, दोस्ती, एक कथित रिश्ता, शक, बदले की भावना और आखिर में हत्या की साजिश के आरोप लगे। पुलिस जांच के मुताबिक इस मामले में हुसैन मोहम्मद शट्टाफ को मुख्य आरोपी बनाया गया, जिसे हुसैन महबूब खोखावाला के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक हुसैन मोहम्मद अक्सर कारोबार के चलते देश से बाहर रहता था। इसी दौरान उसकी पत्नी वहीदा हुसैन की अपने पड़ोसी कैप्टन मनमोहन सिंह वीरदी से दोस्ती हुई। जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों के बीच जान पहचान धीरे धीरे मुलाकातों में तब्दील हुई। पुलिस ने आरोप लगाया कि ये दोस्ती आगे चलकर और गहरी होकर संबंध में बदल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि जब हुसैन मोहम्मद वापस भारत लौटा तो उसे इस कथित रिश्ते की भनक लगी और इसके बाद उसने बदला लेने की ठान ली थी। करीब 3.5 साल की जांच के बाद 9 दिसंबर 2009 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक हुसैन मोहम्मद शट्टाफ ने अपनी पत्नी वहीदा और अन्य शख्स जानिश खान के साथ मिलकर मनमोहन सिंह वीरदी की हत्या की साजिश रची और अज्ञात हमलावरों से हत्या कराई। यानी जांच एजेंसी के मुताबिक इस हत्या के पीछे कथित वजह बदला और निजी संबंधों से जुड़ा विवाद था। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि ये जांच एजेंसी के आरोप और चार्जशीट में पेश की गई थ्योरी थी। जांच के दौरान हुसैन मोहम्मद शट्टाफ और उसके कुछ करीबी लोगों के साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, पॉलीग्राफ टेस्ट और BEOS यानी ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग जैसे टेस्ट भी कराए गए। महाराष्ट्र के डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन टेस्ट से जांच एजेंसी के पास ऐसा सबूत हाथ लगा जिसे मुकदमे के शुरुआत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जैसी रिपोर्ट अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं हो सकती है, यानी ये अपने आप में दोष सिद्धि का आधार नहीं है। सबसे पहले मामला सेशन कोर्ट पहुंचा, लेकिन यहीं से शुरू हुई इस केस की लंबी कानूनी लड़ाई। आरोपियों ने अपने खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले ही कोर्ट में डिस्चार्ज की मांग कर दी, यानी आरोपियों का कहना था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, उन्हें मामले से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। 21 फरवरी 2012 को ट्रायल कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी, लेकिन मामला फिर बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि 17 जुलाई 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी नंबर 1 और 2 को डिस्चार्ज कर दिया, यानी जिस हत्या के मामले में ट्रायल आगे बढ़ना था उसमें एक बड़ा कानूनी ब्रेक लग गया। यहीं पर भारतीय न्याय व्यवस्था की पेचीदगियों का फायदा उठाने में आरोपी कामयाब रहे। हालांकि कैप्टन वीरदी के परिवार ने हार नहीं मानी। मृतक कैप्टन के भाई और इस मामले के मूल शिकायतकर्ता रिटायर्ड कैप्टन मनजीत सिंह वीरदी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और करीब 10 साल बाद इस मामले में फिर बड़ा मोड़ आया। अब तारीख आई 18 मई 2023। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के आदेश को रद्द कर पूरा मामला फिर खोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों को इस तरह परख दिया जो वास्तव में ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी के सभी सबूतों को पूरी तरह नहीं देखा और चुनिंदा बयानों के आधार पर आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। इसी आधार पर अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, यानी हत्या के मामले की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। ये वीरदी परिवार के लिए एक बड़ी कानूनी जीत थी, लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि एक नई समस्या सामने थी। जिस व्यक्ति को इस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था, हुसैन मोहम्मद शट्टाफ, तब भारत से फरार हो गया था।
अब ये मामला पुणे के वडगांव मावल के सेशन कोर्ट में सेशन केस नंबर 5/2024 के तौर पर पेंडिंग है, लेकिन ट्रायल तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मुख्य आरोपी अदालत के सामने न हो। यहीं से 2006 का लोनावला मर्डर केस भारत की सीमा पार कर यूएई तक पहुंच गया। अब इस केस की लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया पर भी चलने लगी। हुसैन मोहम्मद शट्टाफ के प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू हुई। प्रत्यर्पण का मतलब आसान भाषा में कहें कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में गंभीर अपराध के मामले में वांटेड है और वह दूसरे देश में मौजूद है तो उसका देश दूसरे देश से औपचारिक कानूनी प्रक्रिया से उसे वापस सौंपने की मांग करता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत यूएई में जाकर किसी आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर भारत नहीं ला सकता है। इसी बीच पुणे पुलिस ने शट्टाफ के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भेजा। साथ ही वर्ली पुलिस स्टेशन ने पासपोर्ट फर्जीवाड़े के अलग केस में उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया। फिर आया 31 अक्टूबर 2025 का दिन, जब महाराष्ट्र के गृह विभाग ने औपचारिक प्रत्यर्पण प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया। ये जानकारी 20 नवंबर 2025 के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश में दर्ज हुई, यानी मामला अब राज्य से निकलकर केंद्र सरकार के स्तर पर पहुंच चुका था। फिर आया अगस्त 2026, जब इस मामले में बड़ा अपडेट आया। 4 अगस्त 2026 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत की तरफ से हुसैन मोहम्मद शट्टाफ के प्रत्यर्पण का अनुरोध यूएई को भेजा जा चुका है, लेकिन यूएई की तरफ से जवाब आया कि इस मामले में कुछ और दस्तावेजों की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत अब उन अतिरिक्त दस्तावेजों को उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है। That specific extradition request was sent to the UAE side. They've asked for some more documentation in that regard, and we are working on this particular matter. यहीं से ये मामला फिर चर्चा में है, क्योंकि 20 साल पहले हुई हत्या के बाद पहली बार मामला वहां पहुंच गया, लेकिन कैप्टन वीरदी के परिवार के लिए ये इंतजार अब बहुत लंबा हो चुका है। मृतक कैप्टन के भाई रिटायर्ड कैप्टन मनजीत सिंह वीरदी अब वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्होंने हाल में पीएम मोदी से भी मदद की गुहार लगाई थी। पीड़ित पक्ष ने आरोपी हुसैन के संयुक्त अरब अमीरात से जल्द प्रत्यर्पण की मांग की थी। वहीं पीड़ित परिवार ने दिल्ली में यूएई एम्बेसी से सीधे अपील भी की, जिसमें आरोपी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को कानून के दायरे में रहते हुए तेजी से आगे बढ़ाया जाए। परिवार का कहना है कि आरोपी की गैर मौजूदगी की वजह से मामला सालों से पेंडिंग पड़ा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी का भारतीय पासपोर्ट साल 2021 में ही एक्सपायर हो चुका है। वह अवैध रूप से यूएई में रह रहा है। आरोपी पर हत्या समेत फर्जी पहचान पत्र, जालसाजी और गलत जानकारी देकर पासपोर्ट बनवाने जैसे भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। पहला तो यूएई की ओर से मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज। भारत को संबंधित कानूनी और जांच से जुड़े दस्तावेज यूएई को मुहैया कराने होंगे। इसके बाद यूएई की एजेंसियां और वहां की कानूनी व्यवस्था भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच करेगी। अगर यूएई की कानूनी प्रक्रिया में प्रत्यर्पण की शर्तें पूरी होती है तो मंजूरी मिल जाएगी और आरोपी भारत को सौंपा जा सकता है। भारत आने के बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और हत्या के मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ ये बात भी जानना बेहद जरूरी है कि प्रत्यर्पण का मतलब ये नहीं होता कि आरोपी दोषी साबित हो गया है। प्रत्यर्पण का मतलब है सिर्फ ये है कि आरोपी को उस देश को सौंपा जा रहा है जहां उसके खिलाफ कानूनी मामला चल रहा है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी दूसरे देश से किसी भगोड़े को वापस लाना इतना आसान है? क्या भारत पहले किसी आरोपी को विदेश से ला पाया है? इसका जवाब है हाँ। आईएन और यूएई के मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा काफी अच्छा रहा है। अगर देखा जाए तो भारत और यूएई के बीच 25 अक्टूबर 1999 को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जो 29 मई 2000 से लागू हुई थी। इस संधि के तहत भारत ने यूएई से कई हाई प्रोफाइल भगोड़ों का प्रत्यर्पण कराया है। क्रिश्चियन मिशेल 2018, अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले के मुख्य बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में यूएई से ही भारत लाया गया था। राजीव सक्सेना 2019, इसी अगस्ता वेस्टलैंड केस के सह आरोपी राजीव सक्सेना का भी जनवरी 2019 में दुबई से भारत प्रत्यर्पण हुआ था। फारूक टकला 2018, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी फारूक टकला को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। दीपक तलवार 2019,
उड्डयन घोटाले के आरोपी कॉर्पोरेट लॉबस्टिक दीपक तलवार को भी यूएई से भारत डिपोर्ट कराया गया था। अन्य देशों से प्रत्यर्पण की बात करें तो पुर्तगाल से अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को साल 2005 और पैराग्वे से छोटा राजन को साल 2015 में भारत लाया जा चुका है। ऐसे में यूएई से हुसैन शट्टाफ को प्रत्यर्पण पूरी तरह संभव है, उनका प्रत्यर्पण पूरी तरह संभव है, लेकिन बस भारत को यूएई अदालतों की मांग के मुताबिक आरोप पत्र और ठोस सबूत सही कागजी फॉर्मेट में देने होंगे। वैसे भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का जिक्र एक्सट्राडिशन एक्ट 1962 में है। इसके अलावा भारत और दूसरे देशों के बीच मौजूद एक्सट्राडिशन संधियां और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो 2006 में लोनावला के एक बंगले से शुरू हुई ये कहानी अब 2026 में भारत और यूएई के बीच चल रही अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये अपने भाई की हत्या के मामले में न्याय देखने की करीब 20 सालों से ज्यादा की पुरानी लड़ाई है। पीड़ित के भाई ने कहा है कि अपने भाई के मामले में न्याय होते देखना उनकी आखिरी इच्छा है। अब देखना होगा कि भारत और यूएई के बीच चल रही प्रत्यर्पण प्रक्रिया इस लंबी कहानी को आखिर किस मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 20 साल बाद इस हत्या के मामले का मुख्य आरोपी भारत वापस आएगा और क्या कैप्टन वीरदी के परिवार का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होगा? क्या हुसैन मोहम्मद शट्टाफ को आखिरकार भारत की अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा या ये मामला भी प्रत्यर्पण की कानूनी पेचीदगियों में उलझकर लंबा खिंचता रहेगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपांशु ने। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मदद की है मेरे साथी दीपक ने। मेरा नाम मनीषा है और आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।